नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। आप सबको मालूम होगा, भारत और नेपाल के बीच इस समय सीमा को लेकर विवाद पैदा हो गया है। एक तरफा लिए गए फैसले में नेपाल सरकार ने 2 दिन पहले नया नक्शा जारी किया, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा के अंदर दिखाया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री की ओर से इस मामले में कई बयान सामने आए। सदियों से भारत का करीबी मित्र रहा नेपाल, अब ऐसा लग रहा है उसके सुर बदल रहे हैं। नेपाल के पीएम ने यहां तक कहा कि भारत से आने वाला कोरोना वायरस संक्रमण चीन और इटली से आने वाले संक्रमण से ज्यादा घातक है। नेपाल के पीएम को भारत ने भी माकूल जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए नक्शे को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है नेपाल का यह कदम ऐतिहासिक साक्ष्यों पर नहीं टिका है। माना जा रहा है भारत और नेपाल के बीच टेंशन की असली वजह 3 है। कोरोना की वजह से चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। चीन पर दुनिया भर के नेता भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। चीन से कंपनियां शिफ्ट होकर भारत का रुख कर रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है नेपाल के इस बदले सुर के पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने का प्लान आखिर क्या है और भारत नेपाल के बीच चीन की दीवार क्यों आई? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कहा। लामो समयदेखि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौं। और भारत का जवाब, नेपाल का संशोधित नक्शा एक तरफा लिया गया फैसला है। अनुराग श्रीवास्तव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, कह रहे हैं कृत्रिम तरीके से अपनी सीमा बढ़ाने की कोशिश को, अगर ये जो नेपाल की कोशिश है इसे भारत स्वीकार नहीं करेगा, सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है। इसके लिए नेपाल को उचित माहौल बनाना होगा। जाहिर है नेपाल के बयान कि भारत का वायरस चीन और इटली के वायरस से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा घातक है, यह भी भारत को पसंद नहीं आया होगा। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा को आप देख रहे हैं, के सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, और रंजीत राय मेरे साथ जुड़ेंगे, नेपाल में भारत के राजदूत रह चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। शास्त्री जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। शास्त्री जी, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र नेपाल, हमारा पड़ोसी दोस्त, सबसे करीबी मित्र नेपाल, क्या हो गया आज कि वो हिंदुस्तान को कह रहा है कि हिंदुस्तान ने हमारी जमीन हड़प ली, हम वापस लेके रहेंगे, हिंदुस्तान का वायरस चीन और इटली से ज्यादा घातक है? क्या हो गया ये? देखिए, जब से नेपाल में खासतौर से ओली सरकार आई है, पहले भी आए थे, बीच में चेंज हुआ था, लेकिन जब से ये लोग आए हैं तब से ये लोग कुछ ऐसे मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं जो अब बहुत वो एक तरह से औचित्यहीन हो चुका है। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1950 में जो नेपाल और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था, उसमें ये तय किया गया था कि पूर्व में जो भी समझौते हुए हों, एक समझौता हुआ था 1816 में ब्रिटिश भारत जब था उस समय नेपाल के साथ हुआ था, और उसके बाद 1857 में जब क्रांति हुई थी तो जंग बहादुर नाम के उस समय वहां पर राजा हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में एक तरह से ब्रिटिश अंग्रेजों की सेना ने लड़ाई लड़ा था, यहां तक कि लखनऊ तक वो लोग लड़ने के लिए आए हुए थे। तो उसी से अंग्रेज खुश होकर के उनके साथ उस समय भी कुछ समझौता किए थे। पर ये सारे समझौते को दरकिनार करते हुए जब देश स्वतंत्र हुआ था और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उस समय 1950 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते का मसौदा ही एक था, हर तरह की उसमें सीमा से लेकर के और परिवहन तक का उसमें निर्णय लिया गया था, और उसमें ये तय किया गया था कि पूर्व में जितनी भी हमारी समझौते हुए थे उस समझौते को खारिज करते हुए इस समझौते में जो सारी चीजें आज से लागू हो रही हैं वही मान्य होंगी। पर इधर जब भी लेफ्ट विचारधारा के लोग नेपाल में आते हैं तो वो इस प्रकार की खुराफात करते हैं, पर भारत सरकार बिल्कुल इस संदर्भ में सजग है। पर इतने खराब कभी नहीं हुए शास्त्री जी, भारत से नेपाल के रिश्ते इतने खराब कभी नहीं हुए कि भारत एक सड़क बनाए जो कि मानसरोवर की यात्रा को आसान बनाती है,
और उस पर नेपाल सीधा सीधा यह कह दे कि भारत ने हमारी जमीन हड़प ली, अपने आधिकारिक नक्शे में इन तीनों इलाकों को, भारत के इलाकों को अपने सीमा में दिखा दे और यह भी कहे बताइए भारत से आ रहा वायरस ज्यादा खतरनाक है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि इस समय चाइना का कितना प्रोटेक्शन नेपाल को मिल रहा है, और ये प्रोटेक्शन किसी अन्य कारण नहीं मिल रहा है, क्योंकि चाइना में वामपंथी विचार की सरकार है और नेपाल में भी वर्तमान समय में वामपंथी विचार की सरकार है, इसलिए वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। तो मैं पिछले दिनों नेपाल गया हुआ था, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों नेपाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमको भेजा गया था और वहां पर मैंने वहां सारे नेताओं के साथ मेरी मुलाकात भी हुई थी और बहुत अच्छी मुलाकातें रही, और उसमें उस समय एक चर्चा हो रही थी कि नेपाल की सरकार अपने युवाओं को चाइना में ट्रेनिंग के लिए भेजेगी। मैंने वहां स्पष्ट कहा था और उसको सी मॉडल कहा गया था। हमने कहा था कि नेपाल भले ही ए मॉडल, डी मॉडल, सी मॉडल, जितना चाहे उतने मॉडल को तैयार कर ले, पर नेपाल तो गांधी और गौतम बुद्ध के ही मॉडल पर चलेगा। ये हमारी पार्टी के तरफ से भी अधिकृत बयान था और मुझे पूरा विश्वास है कि नेपाल के जो नागरिक हैं वो इस सच्चाई को भली भांति जानते हैं, क्योंकि रोजी और बेटी का संबंध है। कम से कम 5 लाख से ज्यादा लड़कियां भारत में ब्याही गई हैं और करीब करीब 6 लाख 7 लाख लड़कियां नेपाल में ब्याही गई हैं। इसलिए नेपाल के साथ हम लोगों के जो संबंध है वो संबंध अमिट है। उसको कटुता के पैदा करने की कोशिश की जा रही है, पर यह कटुता हो नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों देशों के नागरिक कभी भी इस तरह की कटुता को स्वीकार नहीं करेंगे। शास्त्री जी, आप कह सकते हैं कि कटुता पैदा नहीं हो पाएगी, रिश्ते खराब नहीं हो पाएंगे, लेकिन आलोक शर्मा, रिश्ते तो खराब हो गए ऐसा लग रहा है। आलोक शर्मा, देखिए, मुझे लगता है नेपाल एक बफर जोन था इंडिया और चाइना के बीच में, और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वहां के मंत्री कह रहे हैं कि हिस्टोरिक मूवमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द पीपल ऑफ नेपाल। वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं टेरिटरी विल बी रिक्लेम्ड, वापस लेकर रहेंगे, और चाइना धमकी दे रहा है एक तरफा कार्रवाई भारत ना करे ताकि कहीं मामला और जटिल ना हो जाए। और हमारे जनरल साहब नरवणे साहब का स्टेटमेंट है कि पहले तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं, और अभी भी आपने कहा कि सुर बदल रहे हैं। मानक जी, देखिए, जब से वहां पर राजशाही से लोकतंत्र आया तब से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन 2015 में नेपाल में संविधान की रचना हुई और नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं है। संविधान पूरी तरह से चाइना ने उनका लिखवाया और हमारी सरकार देखती रह गई। यहाँ तक कि जो संविधान की प्रतियां थी, कॉपीज थी, वो भी चाइना में प्रिंट हुई और हम देखते रह गए। और उसके बाद मधेसी आंदोलन शुरू हुआ, और मधेसी आंदोलन इसलिए शुरू हुआ कि वहां पर पहाड़ और के लोगों ने मेन चीजों में भेदभाव किया। हमने मधेसी आंदोलन में लगभग 62 दिन का लॉकडाउन किया, हमने सारी आपूर्ति रोक दी, लेकिन बिना किसी रिजल्ट के हमने उसको खत्म कर दिया। और मोदी जी जिस दिन महाराष्ट्र का चुनाव था, उस दिन वहां पर मंदिर चले गए पशुपतिनाथ, और वहां पर जाकर वोट मांगने का काम किया। लेकिन तब से लेकर अभी तक तमाम जो बयान आ रहे हैं नेपाल के, वो घातक हैं, वो समझने चाहिए। उसका कारण ये रहा कि विदेश मंत्रालय ने कुछ किया नहीं। सुषमा स्वराज जी थी, उनको किसी तरह की एक्सेस मोदी साहब ने दी नहीं। मोदी साहब चाहते थे सभी कुछ मैं कर दूं, और हालत ये हुई कि चाइना ने 2016 में अपने 3 पोर्ट चाइना के लिए खोल दिए। चाइना ने पूरी तरह से वहां पर रेलवे नेटवर्क बिछाने का काम पूरा कर दिया। आज वहां 2 मेजर न्यूज़पेपर, 2 मेजर चैनल, सब कुछ चाइना आलोक शर्मा, एक मिनट सर, एक मिनट। मानक जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए। मुझे लगता है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, अभी उनको शायद असलियत पता ही नहीं, वो अभी भी रोटी और बेटी और उनकी मुंह में घूम रहे हैं। नेपाल में 2016 में मैं और विजय जॉली जी गए थे बीजेपी की तरफ से। 2016 में मैंने देखा था, हम 5 दिन वहां रहे, उनके वहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम दोनों लोग बोले, बहुत द्वेष था हिंदुस्तान के लिए चाइना, और चाइना के प्रति बहुत प्रेम था। आज मेजर प्रोजेक्ट जो है वो चाइना चला रहा है। हमारी सरकार की विदेश नीति पहली चार्ट तो यह पड़ोसियों के साथ पूरी तरह फेल रही है। नेपाल में चाइना बैठ गया, पाकिस्तान पूरी तरह से कब्जे में है, आज पूरी तरह से श्रीलंका उनके कब्जे में। आप कैसे रोक लेते हैं आलोक शर्मा चाइना को आप रोक लेते क्या? आपकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने चाइना को पैर पसारने से रोक लिया था क्या? श्रीलंका तक चाइना नहीं पहुंच गया था क्या आपकी सरकार के दौरान भी? चाइना तो अपने पैर पसारेगा, उसकी आदत है।
वो तो पसार ही रहा था, अब भी पसार रहा है। नहीं तो फिर आप शांति से बैठे रहिए ना, फिर मोदी है तो मुमकिन है कि नारे क्यों देते हैं आप? शांति से बैठिए, विदेश नीति को बंद करके रख दीजिए। अगर सरकार कुछ भी नहीं करेगी और चाइना अपने पैर ही पसारेगा, नोटबंदी के टाइम पे चाइना में क्या हो, नहीं, आप कैसे रोक लेते? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार होती है आलोक शर्मा, आप चीन को कैसे रोक लेते, बताइए। खतरनाक बयान दे। मुझे लगता है चाइना को हमेशा रोका गया है। चाइना को 1962 में हमने चाइना से ये जो एरिया था, ये 1962 की लड़ाई के बाद ही हमारे पास आया था, काला पानी का जो एरिया था। 1954 में चाइना के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसी में गेटवे ऑफ इंडिया कहा गया था। चाइना ने एग्रीमेंट किया था, हमने नहीं किया था। पूरी तरह से चाइना आकर यहाँ पर, चाइना ने आज आकर हमने कराया। के सिन्हा आलोक शर्मा कह रहे हैं, आलोक शर्मा कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है के सिन्हा कि भारत और नेपाल के रिश्ते पिछले 5-6 साल में खराब हुए हैं, विदेश नीति की नाकामी है। शास्त्री जी एक सेकंड, एक करके के सिन्हा, क्या वाकई हमने 4-5 साल में नेपाल जैसा अपना करीबी दोस्त भाई खो दिया है क्या? मानक जी, यदि आप ध्यान से सुनेंगे और शांति से सुनना चाहेंगे, बीच में ना बोले, तो मैं आपको सामरिक परिप्रेक्ष्य में जो रीजनल है सिक्योरिटी स्टेटस, उसमें संदर्भ में इस बात को बताऊंगा। देखिए, डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज बोथ चाइना नॉर्दर्न बॉर्डर के अंदर में, चाहे वो भूटान में है, चाहे नेपाल में है, या लोग आधी अधूरी जानकारी से भी बात करते हैं, तो जो लिम्पियाधुरा का आप बात कर रहे थे, या लिपू लेक की बात कर रहे हैं, या काला पानी, ये हरदम रहा है। ये सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरिया है, कंसर्न। देखिए, बात कहां से शुरू हुई? आप कहें मैं इनके राजनीति में नहीं होगा, क्योंकि ये देश की बात है, देश की पूरी इंटीग्रिटी की बात है, और देश की, तो इसमें दो पार्टियों की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बड़ा 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 प्रॉब्लमेटिक है ये हमारे। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कहां से शुरू हुआ, ये हमारी क्लेम है और हमारे अंदर है, कोई जमीन नहीं गई है। आपको मैं समझा दूं, अभी आप 2 मिनट दें। देखिए क्या हुआ, जब हमारा ये जो 70 हुआ और 35A का जो हम बिल आई, उसके बाद जब एक्ट बना, तो एक्ट में काला पानी जो जगह है वो हम उसके बाद नवंबर में एक मैप जारी किया, उसमें काला पानी हमारे अंदर दिखा दिया गया। इसके पहले भी काला पानी या आपका लिम्पियाधुरा या लिपू लेक, लिपू लेक आगे है, लिपू पास तक, वो तक इलाका हमारे ही अंदर दिखाता गया और हमारे अंदर ही है। देखिए, अब क्या बात हुई? बात ये हुई, उसको हम लोगों ने 80 किलोमीटर का जो रोड बना रहे हैं, जिसके गए थे रक्षा मंत्री उसके उद्घाटन के लिए, 76 किलोमीटर का रोड बन चुका है। 4 किलोमीटर का रोड जो पास के बाद उसके बाद मानसरोवर का रास्ता जाता है। तो ये नहीं कि आज पहले दिन से, जब से नेपाल है, वो उनका क्लेम रहा है, ये सारे उनके इलाके वो क्लेम करता रहा है। इसके अंदर में उनके चरवाहा आते रहे हैं लोग। देखिए, ये ब्लर था, मगर अभी क्या है, ये चीजें अभी वामपंथी सरकार है वहां। यदि आप कहेंगे कि चाइना इश्यूज है, अभी एक साहब बोल रहे थे चाइना बहुत जगह पैट किया है। चाइना यहां नहीं, चाइना पाकिस्तान में ही नहीं, श्रीलंका में, मालदीव में, तो वो तो करेगा ही। तो वो कोई सरकार की नाकामियां होगी। यदि नाकामियां हैं कि आप उसको तोड़ नहीं पाओगे, आप साउथ चाइना सी में, इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर जिस तरह से चाइना एग्रेसिव हो रहा है, और वो इसलिए कि हमने उसको एग्रेसिव होने दिया। 65 की लड़ाई, वही तो के सिन्हा, वही तो आलोक शर्मा कह रहे हैं, सवाल वही तो है कि हमने चाइना को रोकने के लिए क्या किया। डोकलाम में हम 2 महीने उनके सामने खड़े रहे, आंखों में आंखें डालकर, लेकिन के सिन्हा, नेपाल में हमने उन्हें रोकने के लिए क्या किया, बाकी जगह रोकने के लिए क्या किया? नहीं मानक जी, गलत आप समझ रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए। आज क्या बात है? आज बात है क्योंकि आप एग्रेसिव हो रहे हैं। हमने, ये हमारा प्रॉब्लम बांग्लादेश हमने क्रिएट किया। अभी तक आलोक शर्मा जी बोल रहे थे, ठीक है, इन्हीं की सरकार थी, हमने क्रिएट किया, जीता, बहुत बड़ा श्रेय इनके पास जाता है। बहुत सारे डिस्प्यूटेड एन्क्लेव्स थे, वो सारे के सारे बांग्लादेश से आपने सुलझाए। ओके के सिन्हा, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हम अग्रेसिव हो रहे हैं। रंजीत जी, मानक जी, रंजीत राय जी, सुन पा रहे हैं सर? देखिए, नेपाल के साथ कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सुने, रंजीत रे साहब सुन पा रहे हैं? रंजीत जी सुन पा रहे हैं? रंजीत जी को आवाज नहीं जा रही है। विजय सोनकर शास्त्री, आप भी वही बात कहेंगे कि हम अग्रेसिव हो रहे हैं,
इसीलिए चीन और नेपाल अब रिएक्ट कर रहे हैं, खासतौर से चीन नेपाल के जरिए पलटवार कर रहा है। राइजिंग इंडिया का ये चेहरा है सर। कहना चाहता हूं, हाँ बोलिए। अभी आलोक जी ने जिस तरह से बातें कही हैं, ये गुमराह कर रहे हैं ये लोग। और रही बात जहां तक अभी के, अभी एग्रेसिव तो हो ही रहे हैं, हम तो घुस करके मार रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी एक है कि अभी तक उनको पैसेज मिला था, अभी तक उनको वॉकओवर मिलता रहा है, अब उनको किसी बात पर वॉकओवर नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं। और जहां तक नेपाल पर अगर हम वार्ता कर रहे हैं, तो नेपाल में इस समय वामपंथियों की सरकार है और वामपंथियों का झुकाव शुरू से उधर रहा है। लेकिन वही नेपाली कांग्रेस का अगर देखा जाए तो भारत के संदर्भ में बहुत ही अच्छे विचार हैं। आलोक शर्मा हमेशा भारत के, आलोक शर्मा सीधा जवाब दीजिएगा, आलोक शर्मा सीधा जवाब दीजिएगा। शास्त्री जी एक सेकंड, फिर आऊंगा, बहुत टाइम है मेरे पास, अभी फिर आऊंगा, रुकिए ना, रुकिए तो सही जरा। आलोक शर्मा, अगर आपकी सरकार होती आलोक शर्मा, आप कैसे रोकते ये बता दीजिए। आप भी जानते हैं कि केपी ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन के हाथों में खेल रहे हैं, आपको पता है उनकी पार्टी में बगावत हो रही है आलोक शर्मा, ऐसे में हम क्या कर लें? मानक जी, केवल उनकी पार्टी जो है ना वो सत्ता में नहीं, कोएलिशन, और वहां पर 17-18 दल हैं और 17-18 दलों में से 15 चाइना की गोद में। विदेश नीति क्या कहती है कि आप वहां के छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके और अपने पक्ष में माहौल बनाते, लेकिन नोटबंदी के टाइम में भी 2016 में वहां पर हमारे खिलाफ इतना जहर उगला गया कि बहुत करेंसी वहां पर हमारी तो कोई मुद्दा ही नहीं है। एक मिनट, अगर हम भ्रष्टाचार की आपने बात करने लगे तो आपको भी बुरा लगेगा। आप लोग भी तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार थोड़ा शांति से सुनिए, उनके पास भी कोई शास्त्री जी बड़े भाई थोड़ा शांति से सुनिए। विदेश नीति का मामला हिंदू मुसलमान नहीं, आप भ्रष्टाचार करने का, अरे अब हिंदू मुसलमान नहीं है, थोड़ा शांति से सुनिए बात को। आप मुझे बताइए, जो आज रोड बन रहा है मानव जी, कहाँ हो रही है वो गेस्ट ऑफ काली। एक मिनट सर, शास्त्री जी एक सेकंड, शास्त्री जी एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। रंजीत रे जुड़ गए मेरे साथ, रंजीत जी के पास जाना पड़ेगा। चाइना के साथ रंजीत जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी रंजीत जी बताइए जरा, ये हुआ क्या अचानक? आप तो नेपाल में रहे हैं सर, ये नेपाल अचानक हिंदुस्तान के प्रति इतना अग्रेसिव कैसे हो गया? दोस्त था दुश्मन कैसे लग रहा है आजकल? देखिए, ये जो बॉर्डर का मुद्दा है ये तो काफी पुराना है, कई दशकों से चल रहा है, और नेपाल में एक भारत विरोधी राष्ट्रवाद की नीति रही है, खासतौर जो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज हैं नेपाल की। तो जब भी कोई उनका इंटरनल संकट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो भारत विरोधी राष्ट्रवाद को और प्रमोट करते हैं, और यही हमने देखा है कई दफे इस तरह हुआ है। दूसरी चीज जो है वो भारत को चीन के साथ बैलेंस करना चाहते हैं हमेशा। जब कोई भारत के साथ दिक्कत होती है तो फिर वो चीन के पास जाते हैं। तो इस तरह की नीति वहां चलती आई है, और इसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं आजकल जो हो रहा है। तो मेरे समझ में हम लोगों को अपना एंगेजमेंट और बढ़ाना पड़ेगा और तेज करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटली जो है भारत और नेपाल बहुत घनिष्ठ हमारा संबंध है। तो जब इतने करीबी संबंध होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें भी आती हैं, और दिक्कतें जो है भाईचारा से बातचीत करके डायलॉग से ही। रंजीत जी एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं एक आम आदमी की तरह पूछ रहा हूं, आम हिंदुस्तानी की तरह। इस तरह के बयान नेपाल की तरफ से पहले तो कभी नहीं आए कि भारत से आ रहा वायरस चीन और इटली से ज्यादा खतरनाक है, भारत ने हमारी जमीन हड़प ली, हम वो जमीन रिक्लेम करके रहेंगे, ऑफिशियल अपने मैप में इंडिया के हिस्से दिखा दिए, और उस पर मनीषा कोइराला तक कूद पड़ी बीच में। क्या इतने खराब पहले कभी हुए हैं क्या रिश्ते? नहीं, मैं ये तो बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। और जो जिस तरह का बयान वहां के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा, आपने तो वायरस का जिक्र किया, पर उन्होंने सत्यमेव जयते को भी लेकर कहा कि ये सत्यमेव जयते है कि सिंहमेव जयते है। तो इस तरह का बयान, और वो भी वहां के पार्लियामेंट में देना, और वहां के जो सबसे बड़े नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी इतने पड़ोसी के बारे में जिससे इतने घनिष्ठ संबंध हैं, तो ये तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। और ये तो मुझे लगता है कि इससे नेचुरली जो रिश्ते हैं हमारे वो बिगड़ेंगे। अब जैसे के सिन्हा साहब कह रहे हैं रंजीत जी, आगे कैसे रिश्तों को सुधारें। रंजीत जी, के सिन्हा साहब कह रहे हैं कि भारत थोड़ा अग्रेसिव हुआ है और इसीलिए शायद अब नेपाल भी
पलटवार कर रहा है, चाइना भी शायद इसीलिए वापस पलटवार कर रहा है। जैसे ये जो रोड हमने बनाई है मानसरोवर तक की, नेपाल के संदर्भ में नहीं बोला हूं जी, ओके, आपने चाइना के संबंध में बोला, ठीक है, ओके, लेकिन एक मिनट मैं करेक्ट कर दूं, ठीक है, एक सेकंड सर, मैं रंजीत जी से सवाल पूरा कर लूं जरा, एक सेकंड। रंजीत जी, चाहे चाइना के संदर्भ में हो या नेपाल के संदर्भ में हो, अभी हमने सड़क बनाई है 80 किलोमीटर की, जिसमें से 76 किलोमीटर कंप्लीट है। उसके बाद इस सड़क का उद्घाटन बाकायदा राजनाथ सिंह ने कर दिया। फिर हमारे आर्मी चीफ साफ साफ बोल गए कि नेपाल की तरफ से जो आजकल बयान आ रहे हैं वो उसकी भाषा नहीं है, किसी और की भाषा है। ये जो अग्रेशन हम दिखा रहे हैं, इसका कहीं उल्टा असर तो नहीं हो रहा है? देखिए, ये सियासी मामले हैं और मैं समझता हूं कि ये कूटनीतिक तरीके से इनको सुलझाना पड़ेगा। और जहां तक आर्मी का सवाल है, तो भारतीय सेना और नेपाली सेना के तो बहुत प्रगाढ़ रिश्ते हैं। हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो नेपाल आर्मी के भी ऑनररी जनरल माने जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत गोरखा हैं। तो इस तरह की, देखिए, जब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मित्रों के बीच में, जिन देशों के बीच में इतने स्ट्रांग संबंध होते हैं, तो वहां जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको तो ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है। अभी क्या हो गया है कि एक तो ये चाइना कार्ड, दूसरा ये भारत विरोधी राष्ट्रवाद, वहां पे हमारे नेताओं के पुतले जल रहे हैं, एम्बेसी के सामने घेराव हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, तो वातावरण इंप्रूव करना पड़ेगा। और हमने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है, हमने जो वार्ता के लिए, डायलॉग के लिए रास्ता खुला रखा है। ठीक है, आलोक शर्मा, उन्होंने जो बात कही है, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। बहुत शांति से इसको सुलझाना पड़ेगा। अभी हमने कोई एग्रेशन वाली बात नहीं दिखाई है। ये अगर हम कहते हैं कि हम एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो ये हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। हिंदुस्तान कभी किसी देश के खिलाफ एग्रेशन नहीं दिखाता है। हम नहीं दिखा रहे हैं। हम वेस्ट ऑफ काली ही रोड बना दी, और ये रोड अभी कुछ 4 साल में बनना शुरू नहीं हुआ। ये रोड जो है 1998 से बनना शुरू हुआ था। अटल जी की सरकार थी, 97 में हमारा टाइप हुआ, और 98 में जब अटल जी की सरकार थी तब से बनना शुरू हुआ। अब क्यों नाराज हो रहे हैं नेपाल अब क्यों नाराज हो रहा है सड़क पर? जनरल रमनने का जो बयान है उसको ध्यान से देखिए आप, मानक जी। पहले तो कभी ऐसी प्रॉब्लम चाइना को नहीं थी, तो नेपाल को नहीं थी, उनका आज का बयान है। तो कहीं ना कहीं हमारे संबंध जो खराब हुए हैं उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आ रहा है। क्या आप कह रहे हैं कि सत्यमेव जयते की जगह जो है सिंहमेव जयते हो गया? नोटबंदी में चाइना में पूरी तरह से हमारे खिलाफ वहां जहर उगला कि आपके करेंसी को मारने के लिए नेपाल की करेंसी को, क्योंकि नेपाल में शास्त्री जी जवाब दीजिए, उसके बाद ब्रेक ले रहा हूँ। वहाँ घर घर में जाकर शास्त्री जी, यही सड़क आलोक शर्मा कह रहे हैं कितने सालों से बन रही है, लेकिन आपने रिश्ते इतने खराब कर दिए कि उसी सड़क पर जो 1 दशक से ज्यादा समय से बन रही है, लगभग 2 दशक से, उस पर आज नेपाल नाराज हो रहा है। देखिए मानक जी, आप समझने का प्रयास कीजिए कि आज जो वर्तमान समय में इंटरनेशनल जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है। आज भारत एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में उभरा है। 98 में या उसके पहले इस प्रकार के हालात नहीं थे। और आज जब चाइना से ही मेन उसका जा रहा है, ऐसे में चाइना की तरफ से कॉन्स्पिरेसी हो रही है। आलोक चुप रहो यार, आप समझने की कोशिश कीजिए। बोल क्या रहे हैं भाई? आपको नहीं पता क्या बोल क्या रहे हैं? नहीं, आप बीच में क्या बोल रहे हैं? आप मुझे बताइए ना जरा। आप महाशक्ति अगर बन गए हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, फिर आप क्यों दिखा रहे हैं? आप ही लोगों की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। मानव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सर समस्या हमारी वजह से पैदा हो रही है। नहीं, सरकार है हमारी, और सरकार हर मोर्चे पर आंदोलन किस तरह से फेल हुआ था, कहां से कहां याद है आप लोगों को? सरकार है तो दुश्मनों क्या घर। ओके, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से आज नेपाल से रिश्ते खराब हुए। कांग्रेस का कहना है पिछले 5-6 साल में खराब हुए, पहले अच्छे थे। सच जो भी हो, मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई है नेपाल और चाइना के संबंध में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नेपाल से रिश्ते खराब क्यों हुए? अगर नेपाल चीन की बात मान रहा है, चीन की गोद में बैठा है, तो फिर कैसे निपटा जाए? के सिन्हा, जो अग्रेशन हम दिखा रहे हैं उसी का नतीजा है कि रिश्ते खराब हो रहे हैं। के सिन्हा, क्या और अग्रेशन दिखाना चाहिए या डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए मानक जी, नेपाल के संबंध में डिप्लोमेसी ही काम कर रही है, और आपको मैं यकीन दिला देता हूं कि नेपाल के साथ हमारे संबंध अच्छे ही रहेंगे। मैं जो बातें हैं उनको समझने की चेष्टा करें प्लीज। देखिए, आपके दर्शक भी समझते हैं, आप समझते हैं इन बातों को। अभी नेपाल और चाइना के बीच में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी 3 दिन पहले आया। मैं बताऊं आपको, जो एवरेस्ट है उसका नदन हिस्सा चाइना उसको कहता है कि वो उसका है,
उसके अंदर 5G लगा दिया उसने। चाइना भारत के पास भाग कर आ रहा है कि कुछ करें आप, क्योंकि उधर से यदि वो खोल करके परमिट दे दे तो एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए वो भी परमिट जारी करना शुरू कर देगा। तो ये चीजें हम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, नई नई परिस्थितियां आ रही हैं। भारत उभरती हुई शक्ति है। सुनिए मेरी बात पूरी करने दे। आपको लग गया, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। अभी किसी ने बोला कि 10 साल से भी ज्यादा लग गया आपको 80 किलोमीटर रोड बनाने। अरे सर 80 किलोमीटर का रोड आपको 15-20 दिन की क्षमता है हमारे पास। आपको 15-15 साल 20-20 साल लग जाते हैं। आलोक शर्मा आप गए नहीं। और सुन ले मेरी बात। आलोक शर्मा क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं। ये मैंने तो एक कहा था कि सिन्हा जी ने सुना नहीं मेरी बात को। मैंने तो नहीं कहा था कि रोड अभी से बनने नहीं, तो पहले से बनने। वो कह रहे हैं जल्दी बना देनी चाहिए थी, आपने बहुत टाइम ले लिया उसमें। तो समय लगता है उसमें, कहीं कोई आपत्ति नहीं। नहीं वो कह रहे हैं जल्दी बना देनी चाहिए थी। मैं भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि आज जियोपॉलिटिकली 335 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे और नेपाल के बीच में तमाम मीडिया चैनल्स पे डिस्प्यूटेड आ रहा है। ये पूरी तरह से सरकार की फेलियर है। सरकार को तुरंत इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए। सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन ये सख्त कदम सख्ती के तौर पर होंगे या डिप्लोमेसी के तौर पर, इस पर भी बहस हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आपका। रंजीत रेख के सिन्हा, आलोक शर्मा और विजय सोनकर शास्त्री, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी है।